सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग देख रहे थे। इसमें कुछ आपको फ्रेजेस देखने हैं। जस्ट लाइक हमने कहा आई हैव वन पेन, वन कहते हैं तो पेन होता है, अगर टू हो जाए तो आई हैव टू पेन्स। आज से कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, दीज, दोज, न्यूमरस, वेरियस, मैनी, तो इन सब का मतलब एक से ज्यादा होता है। जिस भी वर्ड का मतलब एक से ज्यादा है, अगर उसके बाद में कोई नाउन आ रही है और काउंटेबल हो तो कैसी होगी, सिंगुलर होगी, प्लुरल होगी। हमने कहा मैनी स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे या मैनी स्टूडेंट्स, मैनी के बाद में स्टूडेंट लिखोगे, स्टूडेंट्स लिखोगे। बस यही ध्यान रखना है कि जिस भी कीवर्ड का मतलब एक से ज्यादा होता है उसके बाद आने वाली नाउन हमेशा होगी प्लरल। ऐसे कुछ मुहावरे हैं टाइप के, इंग्लिश में कई वर्ड असल में एक साथ आ जाते हैं तो प्लरल बन जाते हैं। जैसे कहा गया ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, राइट, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। सिमिलरली आ ग्रेट मैनी, आ ग्रेट मैनी। अब इसमें भी देखते हुए ये मत कहना कि ए मतलब यहाँ पर एक होता है, ए मतलब एक नंबर में ही संख्या ऑफ मीन्स का, की ऐसा नहीं। ए नंबर ऑफ इंग्लिश में असल में कई वर्ड एक साथ आ जाए तो पूरा मिलकर के बना लेते हैं फ्रेज, एक बना लेते हैं मुहावरा जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ए नंबर ऑफ आ जाए, ए लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, ए ग्रेट मैनी आ जाए, इन तीनों मुहावरों का मतलब होता है भारी संख्या में, भारी संख्या में या बहुत ज्यादा संख्या में आप कह सकते हो। हिंदी याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो सेंटेंस में जहां कहीं भी, चाहे वो एरर, पार्ट का एरर का हो, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का हो, फिल इन द ब्लैंक्स का हो, बोलना है, लिखना है, जहां भी बारी संख्या बताना होगा ये यूज करोगे, नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट मैनी। तो इनके बाद में जो नाउन आएगी दोस्तों कैसी हो जाएगी, नाउन रहेगी प्लरल, और नाउन प्लरल है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी। ये हो गया आपका रूल या कॉन्सेप्ट। तो इनके बाद में आपको क्या चेक करना है, इनके बाद में आपको चेक करना है नाउन भी प्लरल होनी चाहिए और वर्ब भी प्लरल होनी चाहिए। तो दोनों में से कोई एक सिंगुलर कर देते हैं स्पॉट द एरर में, ऐसा आपको फिल करना होता है। जैसे हमने कहा ए नंबर ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट लिखे या कैंडिडेट्स लिखे, बताइए आप लोग। आप बताओ, अपियर लिखे या अपियर्स लिखे, अपियर्स इन द यूपी टेट एग्जाम एवरी ईयर, इन द यूपी टीटी एग्जाम एवरी ईयर। अब अच्छा आप लोग इसमें करेक्शन कीजिए। हाँ, यू ऑल नो वेरी वेल कि नंबर ऑफ होता है भारी संख्या में, तो भारी संख्या के बाद जो भी नाउन आएगी वो प्लुरल होनी चाहिए। दो बातें चेक करनी होती है, नाउन प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होनी चाहिए। और सभी लोग जानते हो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाया जाए तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, और ना लगाया जाए तो प्लुरल बन जाती है। जैसे बुक हो गया, नाउन क्या है, नाउन, और क्या काम हो रहा है, वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाने से, जैसे ही गोज टू स्कूल कहते हो तो ही सिंगुलर होता है इसलिए गोज, यू प्लुरल होता है इसलिए गो। सिमिलरली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ये अपीयर्स ना होकर के क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अपीयर। ये करेक्शन करने के लिए अक्सर एग्जाम में आया करता है। ऐसे कहा जाए ए लार्ज नंबर ऑफ, नंबर ऑफ हाउस लिखे, हाउसेस, हाउसेस was burnt to ash in the fire yesterday। कहां पर लखनऊ में घंटा का जी, कल कहीं आग लग गई थी टेढ़ी पुलिया साइड में। कितनी झुग्गी झोपड़ियां जल गई, कुछ के बच्चे शायद गायब हो गए, इसमें नहीं मिले, जल गए। ओ माय गॉड, सब तो अच्छे से। अच्छा अच्छा, 1000, ओ माय गॉड। कल धुआं धुआं ऊपर से उठ रहा था बहुत ज्यादा, तो इवनिंग में सोचो कहां पर इतना धुआं रहा, अचानक से थोड़ी देर बाद में मालूम चला रही सी आग लग गई। तो सिलेंडर फटने से इतनी झोपड़ियां जल गई, सब फटते चले गए। माय गॉड। पेट्रोल पंप पे लगती, सोचो कितना खतरनाक होता। और फायर ब्रिगेड और ऐसा पुलिस वाले इतने तैनात रहते हैं लेकिन कर नहीं पाए कुछ भी, इतने जल गए, भारी नुकसान हो गया।
बहुत खतरनाक घटना है। तो ये लार्ज नंबर ऑफ आ गया भारी संख्या में, तो क्या हो गया, हाउस का प्लूरल फॉर्म बन सकता है हाउसेज हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ कभी अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा नहीं, वाटर शुगर सॉल्ट इनके लिए तो नंबर लगाओगे नहीं, हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए लगाओगे, और काउंटेबल के लगाओगे तो ये हो गया प्लूरल, और ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब मेन वर्ब है। वैसे वाज के बाद में आंजी फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा बंट, क्यों थर्ड फॉर्म लिखा, तो जब इजमार वाजवर के बाद में थर्ड फॉर्म आ जाती है वो सेंटेंस हो जाता है पैसिव वॉइस में। जैसे कहा यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, तो इसका मतलब आपको इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है, और यू आर सिलेक्टिंग फॉर दिस पोस्ट, आप सिलेक्ट कर रहे हो जाएगा। मतलब टेंस के नियम के अनुसार अगर कोई सेंटेंस लिखा होता है तो होता है एक्टिव वॉइस में, मतलब जिस नाउन प्रोनाउन की बात होती है वो खुद काम कर रहा होता है, और जहां पर आईएनजी फॉर्म लगाते हो सीधे थर्ड फॉर्म लगा दो तो बन जाएगा पैसिव वॉइस में, मतलब काम किसी और ने किया है। आगे वर्ब में बताऊंगा इसको, लेकिन ओरली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बैट्समैन बैटिंग करने जा रहा है तो कमेंटेटर बोलता है ही इज गोइंग टू बैट फर्स्ट, और जैसे बैट्समैन आउट होता है वही कमेंटेटर चिल्लाता है ही इज गॉन, है ना। तो एक बार इसके बाद में आंजी फॉर्म लगा, एक बार इसके बाद में थर्ड फॉर्म लगा दिया, ये अंतर आपको पहचानना होता है सुन करके पढ़ करके। हाँ, ए नंबर ऑफ, ए ला नंबर ऑफ, और ए ग्रेट मैनी, ये तीन हो गए मुहावरे, तीनों बराबर होते हैं किसके, भारी संख्या में, सबका मतलब रहता है बहुत ज्यादा संख्या में, और जो बहुत ज्यादा संख्या में होगा ऑफ कोर्स नाउन भी प्लुरल होगी और वर्ब भी प्लुरल होगा, समझ गए। तो ये ला नंबर ऑफ हाउसेज हो गया, तो ये वाज लगाए या वर लगाए बताओ, बस ये हो गया करेक्शन, कर दिया ये। हाँ, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, ये तो शुरुआत ही टॉपिक यहीं से किया था, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, तभी तो एग्रीमेंट कराओगे, यही तो करना है, काम क्या हो रहा है कौन कर रहा है यही करना होता है। हाँ बिल्कुल, इसको एबीसी वही एग्जाम के हम कोशिश करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर में सेंटेंसेज आए हैं ना उन्हीं को लिख दूं मैं यहाँ पर, बस एबीसीडी नो एरर हटा देता हूँ, सेंटेंस वही रहता है। अच्छा, फर्स्ट क्लास में उसको हमने बताया था, आगे हम एक बार फिर से रिवीजन कर देंगे बीच में किसी दिन, अभी आप ऐसा पहचानो। हाँ ठीक है, अच्छा कर देंगे, चल तो इसको कंप्लीट कर ले फिर देखते हैं हम। तो ये हो गया, तो ए नंबर ऑफ, एला नंबर ऑफ, ये आगे ग्रेड में नहीं आ जाए तो सबके बाद में नाउन भी प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल आएगी, ये बात क्लियर हुई। अब देखो इसी में एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या कह दो, लर्न भी करके लोग भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं कि ए नंबर ऑफ आएगा तो ए मतलब एक, अगर ना पढ़े तो भूल जाते हैं मतलब एक लगाने लगते हैं, और ए नंबर ऑफ के बजाय कहीं पर आ जाए द नंबर ऑफ, कहीं पर आ जाए द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, टेक सेट फ्रेज या द परसेंटेज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ आ जाए, जैसे द लगाओगे ये बता देगा कुल संख्या, बता देगा कुल संख्या। ए नंबर ऑफ मतलब होता है ज्यादा संख्या में भारी संख्या में, लेकिन द नंबर ऑफ आ जाए तो इसका मतलब कुल संख्या में टोटल नंबर। तो द नंबर ऑफ के बाद में नाउन तो आएगा कैसा प्लूरल, नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन वही वर्ब कैसा आएगा सिंगुलर आएगा, यू मस्ट नो, नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब कैसा आएगा सिंगुलर आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कहीं पर लिखा है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर 10, अब पूछा जाए इसमें एक करेक्शन करिए आप लोग, गलती बताइए क्या है, क्या हो जाएगा इसमें। हाँ ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ के बाद में नाउन कैसा आता है, यू हैव रेड, कि नाउन आता है प्लूरल, यू प्लूरल हो गया, लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है तो आर का क्या कर दिया जाए, इज कर दिया जाए। हाँ बस समझ में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 20, द नंबर ऑफ फाइल्स इज 5, ऐसे। हम्म, हमने कहा ये सेंटेंस देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन माई क्लास, in my class are increasing day by day, day by day। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। अब ठीक है, कोई करेक्शन अब भी करें, वेरी गुड स्टूडेंट, क्योंकि द नंबर आपके बाद में नाउन तो प्लुरल आती है लेकिन वर्ब सिंगुलर, ये ऊपर के दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलते हैं।
फर्स्ट टॉपिक से क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इसलिए पहला टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाता हूँ कि पेपर लगाओ तो कुछ क्वेश्चंस लगे, कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मुझसे भी हो जाएगा। तो सब भी मतलब कवर हो जाए। मतलब सुनी सुनाई बातें बताऊं या अपना पर्सनल बातें बताऊं? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि न्यूज़पेपर में जो आपको अच्छा लगे वो पढ़िए, ठीक। जैसे सलमान खान का इंटरव्यू निकला है, रणवीर कपूर आजकल छाए हुए हैं, धुरंधर जब से किए हैं, उनका इंटरव्यू निकला है, उनकी बड़ी सी पिक्चर बनी हुई है, उसको पहले पढ़िए अगर उसमें इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज आईपीएल में इंटरेस्ट है तो आईपीएल वाला पहले पढ़िए। हाँ बिल्कुल करेक्ट रहता है, बिना ग्रामेटिकली सेंटेंस कोई लिखे उसकी मीनिंग अर्थ के अर्थ हो जाएगी। बिना ग्रामर कोई सेंटेंस लिखा ही नहीं जा सकता है। और जो बोलना सिखाते हैं ना अमेरिकन में, हमने बिगनिंग में बोलना भी सिखाया। एक जब मैं पायलट बनना चाहता था तो एसएसबी में बाहर हुआ, नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, मेहनत नहीं किया इस वजह से। रिटर्न के लिए किया लेकिन एसएसबी वाला माहौल मुझे यहाँ नहीं मिल पाया, घर वाले बाहर नहीं भेज पाए। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी जीडी सुधारने के लिए मैं टीचिंग भी किया बिगनिंग में, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, इंग्लिश खुद की जीडी सही करने के लिए मैं टीचर बन गया, उसमें ऑफर मिला तो। और खुद दिन बोलना भी सिखाया। तो वो लोग भी क्या करते हैं, ग्रामर के एक फॉर्मेट तैयार कर देते हैं। जैसे हमने कहा मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो बता दिया आई फील लाइक, कैसे कर देंगे, फॉर्मूला बना देंगे, आई फील लाइक। बस अब लाइक के बाद में जो आता है जेरंड कर दो, यानी वर्ब की आंजी फॉर्म कर दो, और जो भी खाना पीना चाहते हो, बस ये फॉर्मूला बना दिया। अब पूछा आई फील लाइक टी, चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो आई फील लाइक टेकिंग टी, ड्रिंकिंग टी। आई फील लाइक वॉचिंग मूवी, आई फील लाइक रीडिंग इंग्लिश। इसी पर हटा देते हैं, एक्शन लिख देंगे, होमवर्क में हो गया। लो बोलो, चाय पीने की इच्छा हो रही है, आई फील लाइक। अब मैं बोलूंगा चाय पीने की इच्छा हो रही है, अब लोग इंग्लिश में हो गई अंग्रेजी। इसी को स्पोकन क्लासेस कहते हैं, फॉर्मूला बना देते हैं उसका, मतलब वो डेप्थ में नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप ये अपने आप से कोई रिसर्च करके करते हो तो आप आराम से, जैसे हम लोग बातें करते हैं ना, ऐसे ऐसे बातें करिए और रिलैक्स होकर के इंग्लिश में बातें करिए, जो भी आपको समझ में आए वो आपकी बेहतर बनेगी। और जब रीडिंग न्यूज़पेपर करोगे, न्यूज़पेपर रीड करोगे या कोई स्टोरीज रीड करो, न्यूज़पेपर ना पढ़ने की इच्छा हो तो घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी बुक्स ही उठाओ, सबसे बेहतरीन रहेगी। आप टीचर बनना जा रहे हो, प्राइमरी में जूनियर में टीचर बनने जा रहे हो, तो सबसे बेहतर विकल्प तो मुझे लगता है वही है कि उसी बुक को पढ़ो, वही पढ़ाना भी है और उससे निकल के बात सामने भी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, उसके क्वेश्चंस आपके मिल जाते हैं यूपी टेट सुपर टेट एग्जाम में, टीजीटी एग्जाम में तक। मैं अपना एक्सपीरियंस वो भी बता रहा हूँ आपको, एग्जाम वाला भी। ठीक है, तो जब भी फ्री बैठे हैं, कुछ नहीं ऐसे फ्री बैठे हैं, तो बच्चों की एसएसटी की बुक उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो। बच्चों की इंग्लिश बुक उठाओ, मैथ्स की बुक उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो। और जब एग्जाम दोगे, अरे ये तो वही है जो बच्चों की बुक में था, ऐसा सीन है। तो बहुत मजा आएगा ये, जब नई चीजें, जब हम कुछ नई चीजें माइंड में आती हैं और अपने दिमाग से हम नई चीजें बनाते हैं ना, तो बहुत मजा आता है, बहुत ही मजा आता है। ऐसा लगता है कि पढ़ना लिखना एक गेम है, राइट। तो एक गेम ही टाइप का ऐसे समझो। तो आई फील लाइक टेकिंग टी, आई फील लाइक क्वालिफाइंग द एग्जाम, मेरी एग्जाम क्वालिफाई करने की इच्छा हो रही है, तो आई फील लाइक पासिंग द एग्जाम, क्वालिफाइंग द एग्जाम। यही है। तो मेरा मानना है कि भाई पहले कोई तैरना सीखना चाहता है तो उसको पहले स्विमिंग पूल में सिखाया जाए या हिंद महासागर में। तो बात वही, अगर कहते हैं जैसे ग्लैमर है, जैसे बैंक वैंक की तैयारी करते हैं, कैट की तैयारी करते हैं लोग, तो उनसे कहा जाता है द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो। भौकाल देखते हैं ऐसे लड़कों को, देखते हैं तो मैं भी बोल देता हूँ हाँ द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो। लेकिन जब देखता हूँ कि भाई सब समझने वाले व्यक्ति हैं, मेच्योर लोग हैं, तो उनको बनाने की जरूरत नहीं, उनको सच्चाई बताओ कि भाई स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, डायरेक्ट नहीं द हिंदू का एडिटोरियल। हाँ द हिंदू का एडिटोरियल अच्छे लेवल का होता है, कुछ बहुत इजी भी होते हैं, कुछ टफ होते हैं। लेकिन पहले मन तो करे पढ़ने का, बोरिंग सा पैराग्राफ पढ़ोगे मन ही नहीं करेगा। पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी या कोई नॉवेल पढ़ना चाहिए। जैसे मैकबेथ पढ़ो कभी, वो अपने कैसे अपने फादर की मृत्यु का बदला लेता है अपने चाचा से, और उसके चाचा उसको पहलवान से लड़ा देते हैं, कैसे क्या होता है, एक ट्रेजिडी है बाद में। तो ये सब पढ़ सकते हो, बच्चों में जो नॉवल चलते हैं उसको पढ़ सकते हो। या कुछ नहीं तो आप एग्जाम देने जा रहे हो अभी जुलाई में, तो इसके पैसेज ही पढ़ो, जो सीटेट और यूपीटेट में पैसेज आए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। कल पैसेज पढ़ो, क्वेश्चन आंसर बाद में करना, बस पढ़ के देखो कितनी देर में समझ जा रहे हो। और ना समझ पाओ तो जो प्रीवियस पेपर है उसी में उसकी मीनिंग लिख दो, आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताया करो, मुझे हेल्प ले सकते हो कभी भी, क्लास हो या ना हो। ठीक है, तो ये हो गया द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, समझ में आया। ए नंबर ऑफ आएगा भारी संख्या में, द नंबर ऑफ आएगा टोटल नंबर, कर देगा। इज इट क्लियर?
चलिए, ये टॉपिक यहाँ पर मैं इसको एंड करता हूँ सब्जेक्ट वर्ब में। अब आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है सीक्वेंस से चलेगा, ठीक है ना। जिसे नाउन सेंटेंस कोई लिखना चाहें तो आपको जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सभी पढ़ने हैं। वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, ये सारा का सारा पढ़ना है और जून के लास्ट तक इसको कंप्लीट कर लेना है, जुलाई आने के पहले ही। और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाना है, ठीक है। तो कोशिश करो प्रीवियस ईयर पेपर घर पर लगाया करो और जो भी डाउट्स हैं उसको साथ में पूछते रहो, जिससे क्लास में हम लोग टू द पॉइंट बढ़ सके आगे, राइट। अभी सर कह रहे थे सर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर एक बार बता दिया जाए तो क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार समरी बता के तब आगे बढ़े, कि बताया गया है, कुछ लोग को बताया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दें क्या होता है पहचानना, तब आगे बढ़े। चल लिख लेते हैं, फटाफट करिए फिर जल्दी से। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो रोज मॉक टेस्ट देते रहिए, लगाते रहिए और कोशिश मैं करूंगा स्कोर हो जाए अच्छा आप लोगों का। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाम ये स्पीच, स्पीच राइटिंग भी आता है। पीजीटी का अगर एग्जाम देने जाओ तो इसमें स्पीच राइटिंग भी पूछते हैं, इंटरमीडिएट में आता है ना स्पीच राइटिंग, और ये डिबेट राइटिंग सब अलग से लिखवाया जाता है। तो स्पीच क्या है? भाषण, बोली। अब बोलना है तो क्या बोलोगे? वाक्यों को बोलोगे, सेंटेंस को बोलोगे। और सेंटेंस बोलना है तो उसमें कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी तब फिर देखोगे वर्ड का कौन सा रूप होना चाहिए, कौन सा स्थान होना चाहिए, इसी को ग्रामर कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या क्या आता है भाई? जैसे सब्जेक्ट में हमने ले लिया फर्स्ट नाउन। नाउन क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। और कह दो एक वर्ड में, एवरी नेम इज नाउन, हर एक नाम को नाउन कहते हैं। अब इस पर सर्कल बना के आप लिख दो पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, थॉट, फीलिंग्स। जो आपकी फीलिंग्स हैं वो भी होगा, एनिमल्स के नाम हैं वो भी होगा, पर्सन प्लेस है वो भी होगा, थिंग है वो भी होगा, जितने हैं। और सेंटेंस में अगर पता करना है कि नाउन क्या है तो क्वेश्चन करो क्या है कौन है, क्या और कौन क्वेश्चन कर लोगे किसी सेंटेंस में, आपको नाउन मालूम चल जाएगा। अभी तो व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, ये सब नाउन पता कर लेते हैं, लेकिन जैसे कह देगा चाइल्डहुड, ऑनेस्टी और ऑनेस्ट में डिफरेंस, कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंट में डिफरेंस, तो वहां पर कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, है ना। हाँ, तुमने सक्सेस कैसी पाई? और इनकी जो सक्सेस है ना प्रेजवर्दी है, प्रशंसनीय है। क्या प्रशंसनीय है? सक्सेस। सक्सेस जगह नाउन, और ही सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल है तो उसकी विशेषता हो गई, एडजेक्टिव हो जाएगा। और इन्होंने सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट को पूरा किया है तो एडवर्ब हो जाएगा, वर्ब की मीनिंग में जोड़ रहा है, समझ गए। तो सेंटेंस में क्वेश्चन करोगे सिंपली, अगर एवरी नेम इज नाउन, हर एक नाम को क्या कहेंगे भाई? नाउन कहेंगे। एक समरी बना लो जिससे आपको पहचानना भी आता है कहीं कहीं। तो क्वेश्चन सेंटेंस में कर लेना, क्या कौन, जो मिलेगा हो जाएगा नाउन। हमने कहा ही शोड ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो इसमें नाउन क्या है? उसने ढेर सारा कॉन्फिडेंस दिखाया, ठीक है। हमने कहा आवर चाइल्डहुड वाज गुड, आवर चाइल्डहुड वाज गुड, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? क्या अच्छा था। हमने क्या बताया, क्या और कौन क्वेश्चन करने पर जो मिलेगा वो नाउन होगा। सब्जेक्ट, हाँ गुड, कैसा था, कैसा था क्वेश्चन करेंगे तो एडजेक्टिव मिल जाएगा, समझ गए। तो ये क्या कौन क्वेश्चन करने पर जो मिलेगा नाउन होगा। हर एक नाम को नाउन कहते हैं, बस इतना आपको याद रखना है, हर एक नाम को नाउन कहते हैं। और क्या कौन क्वेश्चन करने पर नाउन मिल जाएगा। नाउन सिंगुलर और प्लरल हो सकते हैं, ठीक है। नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ में वर्ब सिंगुलर आएगी, नाउन प्लरल है तो वर्ब प्लरल आएगी, समझ गए। और ये जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल संविधान में अनुच्छेद कहते हैं, बट इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको डिटरमाइनर भी कहते हैं। ए एन और दा होता है, ए और एन एक तरह का, और दा होता है गुणों को बताने के लिए। क्यों पढ़ते हैं हम? सिंपली कह दो नाउन की व्याख्या करने के लिए पढ़ते हैं। आज लिख दो टू डिफाइन नाउन, टू डिफाइन नाउन। तो कभी कभार आपको सेंटेंस में ए एन दा को अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा ये क्या है, और आर्टिकल ऑप्शन में रहेगा नहीं। क्या ऑप्शन में रहेगा? इनका एक नाम और होता है डिटरमाइनर। क्या कहते हैं? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा, कुछ ग्रामरियन इसको लिखते ही नहीं, कहते नहीं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, इसका नाम होता है डिटरमाइनर। एक तरह से इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हो, क्योंकि नाउन के पहले आता है, नाउन की विशेषता बताता है। कभी कभार एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है, तो इसको कहते हैं डिटरमाइनर। तो नाउन की व्याख्या करता है, इसका मतलब नाउन के साथ में आता है, तो नाउन का ही साथी हो गया, नाउन ही हो गया एक तरह से।
तीसरा अगर हम बात करें प्रोनाउंस की, बात करें दोस्तों, तो प्रोनाउंस में देखा जाए, इसमें नाउन, नाउन ही तो प्रोनाउन है। प्रो आ गया, आईफोन प्रो आ गया है ना, प्रो वर्जन। तो प्रो कहते हो ना, प्रो मतलब एडवांस्ड, है ना। प्रो, प्री, प्री पहले वाला, प्रो पहले वाला, ये सब ने एडवांस वर्जन हो गया। अपडेटेड यानी नाउन से नाउन को अपडेट कर दिया जाए, नाउन के स्थान पर कोई और वर्ड आ जाता है, उसको कहते हैं प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, यू ऑल नो वेरी वेल, है ना। इसको कहते हैं संज्ञा, आर्टिकल को आर्टिकल ही कहो, अनुच्छेद नहीं कहना है यहाँ पर, ठीक है। आर्टिकल को आर्टिकल ही कहना पड़ेगा। अब ये नाउन प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को क्या करे, नाउन के बदले आता है, नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन को इंडिकेट करता है, इशारे से बताता है। बचपन में तो यही बताया गया था, जो नाउन को रिप्लेस करे प्रोनाउन होता है ना। और जो नाउन को रिलेट करे, जैसे हमने कहा दिस इज अ पेन विच इज वेरी यूजफुल, तो विच हो जाएगा प्रोनाउन। जो क्वेश्चन करे हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, तो क्वेश्चन वाले वर्ड भी प्रोनाउन हो जाएंगे, राइट। जैसे आई वी यू दे, ही सी, ये तो प्रोनाउन होते हैं। दिस दैट भी प्रोनाउन होता है, दिस एक के लिए, दैट, दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए, दिस एक, दिस दैट एक के लिए। और दिस का प्लूरल फॉर्म दीज होता है, और दैट का प्लूरल फॉर्म दोज होता है, प्लूरल नाउन से पहले दीज दो जाता है। अब क्वेश्चन करते हैं हु आर यू, या दिस इज अ बॉय हु इज वर्किंग हार्ड, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी हो जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हो जाता है। ईच इज रेडी टू पास द एग्जाम, ईच भी यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स प्रोनाउन हो जाते हैं। समवन हैज स्टोलन माय पेन, तो समवन प्रोनाउन हो जाएगा। कोई वर्ड प्रोनाउन हो सकता है, मतलब ऐसा निश्चित नहीं है कि याद कर लिया तो ही वर्ड प्रोनाउन होगा। जो नाउन के बदले वर्ड यूज किया जाएगा वो कोई भी वर्ड प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये नाउन और प्रोनाउन और आर्टिकल दोस्तों, ये तीनों मिलाकर के कहे जाते हैं या तो सब्जेक्ट और या तो ऑब्जेक्ट। दूसरे शब्दों में तीनों मिलाकर के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं, जो अभी पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट जैसा हो ऐसा वर्ब आए। इतनी बातें आई समझ में। ये पहचानना भी आता है, आपका ध्यान रखिएगा। सेंटेंस में एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्ड में अंडरलाइन कर दिया और पूछा ये वर्ड क्या काम कर रहा है, नाउन का, वर्ब का, एडजेक्टिव का क्या काम कर रहा है। कीप फास्ट बाय विच वी कैन कंप्लीट इट। नोटेड। जीआईसी लेक्चरर भी आने वाला था, उसकी शायद डेट बढ़ गई। कोई देने जा रहा है इसमें जीआईसी लेक्चरर भी, प्राइमरी जूनियर के साथ साथ में सब दो, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके लेक्चरर तक सारे एग्जाम दो। पता नहीं क्या हो गया इस गवर्नमेंट को, टीचर के ही पीछे पड़े हैं, बस वैकेंसी नहीं देना और देंगे भी तो उसका टाल देंगे, एग्जाम नहीं करवाएंगे, पता नहीं क्या बवाल कर रहे हैं। बट यही एक मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन के पहले पहले बहुत कुछ करने वाले हैं इस फील्ड में, तो जो लोग पहले से रेडी हैं उनका फायदा होने वाला है, ठीक है ना। बीएड वालों ध्यान रखें, टीजीटी एलटी ग्रेड के लिए भी रेडी रहें। तो पढ़ते रहिए, बस पढ़ना है। कल भी मैं भी एक लिटरेचर की बुक लेके गया, हम कह रहा मैं भी पढ़ूंगा, रोज नहीं पढ़ता हूँ, कभी कभार पढ़ता हूँ, पढ़ना पड़ेगा रोज। तो मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया फिर से। पढ़ता था लेकिन कुछ और पढ़ डालता था, सिलेबस की चीज नहीं पढ़ता था। चलिए, तो नाउन प्रोनाउन आर्टिकल पहचान लगे ना। अब बात करते हैं चौथा वर्ब, और इसको डार्क करते हैं। वर्ब जो खतरेल चीज होती है, ये इंग्लिश में यही सब कुछ होता है। वर्ब इज एवरीथिंग। वर्ब मीन्स होता है, वर्ब का दूसरा नाम होता है एक्शन वर्ड या वर्क। और मूवी में क्या देखने जाते हैं, एक्शन। बिना एक्शन के कोई सेंटेंस लिखा ही नहीं जा सकता, इसको एक्शन वर्ड्स या वर्क भी कहा जाता है। जो हो रहा हो, क्या हो रहा है, बस वर्ब, जैसे बताया था सब्जेक्ट वर्ब में। इसमें वही एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। दूसरे को कह दो हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। मेन वर्ब होता है दोस्तों जिसका आप क्या करते हो, फर्स्ट फॉर्म होता ही है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म याद करते हो, उसी का आंजी फॉर्म याद करते हो। बना के देख लो, जिस वर्ड का आंजी फॉर्म बन जाए, फर्स्ट फॉर्म सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाए, वही वर्ब होगा। या पहचान लो क्या हो रहा है, जो हो रहा होगा वही क्या होगा, वर्ब होगा। जैसे हमने कहा लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, बोलना,
राइट हो गया, गो हो गया, कम हो गया, स्पीक हो गया, टेल हो गया, ये सब मेन वर्ब होंगे नहीं होंगे बताओ? मेन वर्ब होंगे। अब टेंशन में पढ़ा कि इनके पहले इज एम आर वाज वर लगा दो तो आईएनजी फॉर्म में हो जाता है, हैव हैड लगाओ तो थर्ड फॉर्म में हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म में रखोगे तो इंडेफिनिट में, सेकंड फॉर्म में रखोगे इंडेफिनिट में, है ना? तो इनके पहले जो हेल्पिंग वर्ब आता है इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड शैल शुड विल वुड, इसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड कैन विल शैल मे माइट। हाँ, जब वर्ब टॉपिक बढ़ाएंगे तो इसका पार्ट का भी पार्ट करेंगे। अभी कम से कम बेसिक में तो इतना जानो कि मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब के पार्ट में बताएंगे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, कॉजेटिव होता है। इसमें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर वाज वर होता है, सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब में शैल विल कैन कुड होता है, सेमी मॉडल्स भी होते हैं। पहला होता है स्टेप की पहले एंट्री तो हो तब रिसर्च किया जाए। तो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता। नो एनी सेंटेंस कैन बी रिटन विदाउट एनी वर्ब। हो ही नहीं सकता बिना वर्ब के कोई सेंटेंस लिखो। तो वर्ब ही सब कुछ है। वर्ब करने का मतलब वर्ब पढ़ो, टेंस पढ़ो, वॉइस पढ़ो, नरेशन पढ़ो, क्वेश्चन टैग पढ़ो, तब जाके वर्ब कंप्लीट होता है। समझिए, इतना सब है वर्ब में। वर्ब के बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, तो आपका क्या आता है? कंजंक्शंस। कंजंक्शंस यहां से निकाल लिया, क्या हो गया? देखिए, जंक्शन, रेलवे जंक्शन। फिजिक्स में जंक्शन मतलब जोड़, संधि। पीएनपी जंक्शन, एनपीएन जंक्शन पढ़ा होगा। तो जंक्शन मतलब होता है जोड़, ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो हमें जैसे हमने कहा कि अजय इज रीडिंग इंग्लिश, विजय इज रीडिंग इंग्लिश, तो दोनों जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो अलग अलग बड़ा सेंटेंस लिखने की क्या जरूरत है? दोनों को साथ में कर देते हैं, अजय एंड विजय इज रीडिंग इंग्लिश आर। क्यों? कितने लोग रीड कर रहे हैं? हाँ, ऐसे सोचो। तो अजय एंड विजय आर रीडिंग इंग्लिश, दो लोग हो गए। ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वैसे जिसका ना पूरा हो, जिसका कंप्लीट हो, उसको पूरा कर लीजिएगा। देख करके कोई डाउट है तो मुझे मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है ना? छोटे मोटे डाउट हैं तो आप मुझे भेज भी सकते हैं इस पर, 9838677556 पर भेज सकते हैं। छोटे डाउट्स हैं तो, ज्यादा हो तो यही पूछिएगा। ठीक है। तो ये प्रीवियस पेपर लगाइए, वर्क करिए, राइट, बात बन जाएगी। तो ये हो गए कंजंक्शन की बात करते हैं। तो जंक्शन क्या हो गया? जोड़। जंक्शन मतलब क्या हो गया? जोड़। तो जोड़ हो गया, जैसे जोड़ते हैं अजय एंड विजय, दो लोग हो गए, क्या करेंगे? आ रहेगा, एक है तो इज आएगा। तो इसमें जंक्शन मतलब होता है जॉइनिंग वर्ड। तो इसे एंड से जोड़ दिया, बट से जोड़ दिया, आर से जोड़ दिया, ठीक है ना, एज वेल एज से जोड़ दिया, ठीक है ना, इफ से जोड़ दिया, सिंस से जोड़ दिया, वाइल से जोड़ दिया। ये सब जिनसे भी जोड़ोगे, जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं। जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं वो सब के सब कंजंक्शंस होते हैं, राइट। ये पहचान लोगे ज्वाइनिंग वर्ड्स। अगला लेते हैं हम लोग एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। इसको कहते हैं विशेषण। तो ये क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। तो इसकी ट्रिक होती है, क्वेश्चन कैसा है। अगर नाउन कोई है, नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है ना, नाउन या प्रोनाउन है, ये कोई लिखा है और इस पर क्वेश्चन कर लो। इसकी ट्रिक होती है, क्वेश्चन कर लो कैसा है, तो जो मिलेगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव। किसी भी सेंटेंस में पता करो क्या है, कौन है, जो मिलेगा नाउन हो जाएगा। आज जब नाउन मिल जाए तो नाउन का पता करो ये कैसा है, जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि दिया डिलीशियस, डिलीशियस, स्मॉल टाल कहते हो ना, केयरफुल, डर्टी, तो ये सब क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। अब इनमें डिग्री पढ़ा जाता है, जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ऐसे पढ़ेंगे, डिग्री वगैरह होता है कुछ। तो ये हो गए आपके एडजेक्टिव्स। ठीक। एडजेक्टिव के बाद में लेते हैं भाई, अगला है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस नाम ही है पोजीशन। देखो, प्रे, इसका सही उच्चारण होता है प्रेपोजिशन कहते हैं। जब पोजीशन वर्ड किसी वर्ड के पीछे लग जाए तो उसका उच्चारण हो जाता है पोजीशन, ना कि पोजीशन। क्या पढ़ेंगे? प्रेपोजिशन।
राइट। तो प्री मतलब होता है पहले, बिफोर, और पोजीशन मतलब होता है स्थिति। तो किसी की स्थिति या पोजीशन बताने के लिए उसके पहले जो वर्ड यूज करेंगे वो प्रेपोजिशन, राइट। तो ये जनरली किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले जनरली आता है, लेकिन पहले ना करके ये कह दो पोजीशन बताने के लिए आता है, टू शो पोजीशन। एक नाउन का दूसरे नाउन के रेफरेंस में पोजीशन बताने के लिए जिस भी वर्ड का यूज करेंगे वो क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा। जैसे कि ऑन हो गया, विद हो गया, इन हो गया, अंडर हो गया, राइट। तो ये एक नाउन प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के रेफरेंस में जो पोजीशन बताए वो क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। ठीक है। अब अगला लेते हैं एडवर्ब। यही तो बचा, और कोई बचा है एडवर्ब। नोटेड। एडवर्ब में लिख दो दोस्तों एक विच एड समथिंग मोर, विच एड्स समथिंग मोर, जो कुछ और जोड़कर बताए, जो कुछ और जोड़कर बताए। किसकी मीनिंग में जोड़कर बताया, विच एड समथिंग मोर टू द मीनिंग ऑफ एनी। ये जानते हो वर्ब की मीनिंग में जोड़ता है वो एडवर्ब होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा हमने कहा आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तो वेरी हो गया एडवर्ब, और अच्छे हो गया एडजेक्टिव। तो इसका मतलब एडजेक्टिव की मीनिंग में भी जोड़ता है वो भी एडवर्ब होता है। एडवर्ब वो है जो कंजंक्शन की मीनिंग में भी जोड़ता है। एडवर्ब वो है जो प्रेपोजिशन की मीनिंग में भी जोड़ता है, और एडवर्ब वो है जो खुद एडवर्ब की मीनिंग में भी जोड़ता है। आधा एडवर्ब तो आपका यहीं कंप्लीट हो जाएगा बुक पढ़ने से पहले ही। लो हो गया पूरा पार्ट, सा स्पीच उड़ा दिया आपने एक नजर में। बड़े नोटेड एवरीवन, सबने नोट कर लिया। अच्छा, अब मैं लिखूंगा कुछ सेंटेंस। देखो ऐसे थोड़ी जाना है, केवल लिखने से काम होने वाला है नहीं, उस पर कुछ काम भी होना चाहिए, एक्शन भी आपको करना है उस पर। चलो ये बताओ, हमने कहा समवन इज कॉलिंग यू, इसमें अंडरलाइन किया हमने समवन। बताइए समवन क्या काम कर रहा है यहाँ पर, नाउन का नाउन नाउन क्या होता है सर, समवन किसी का नाम होता है, नाम है तो नाउन होगा, नाम के बदले आया है तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा, जोड़ने के लिए आया है तो कंजंक्शन होगा, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए आया है तो एडजेक्टिव होगा, उसमें कुछ और जोड़कर बताने के लिए आया है तो एडवर्ब होगा, दो वर्ड या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आया है तो कंजंक्शन होगा, और पोजीशन बताने वाला होगा तो प्रीपोजिशन होगा। यही तो करना है आपको। तो देखिए ये वर्ब हो गया ना, इज वर्ब हो गया, वर्ब के पहले आ रहा है सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो सब्जेक्ट क्या होता है, तो नाउन होता है, तो प्रोनाउन होता है। समवन नाम किसी का तो लग नहीं रहा है, तो क्या कर दें, वेरी गुड, यहाँ पर कर दोगे प्रोनाउन। ठीक है, अभी टाइप नहीं बताए, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखते। ठीक है, आप अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव चलो लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर हम लिख देंगे हमने कहा सम बॉयज आर अनहेल्दी, इसमें सम क्या करेगा आप लोग बताइए। यू आर ए गुड बॉय में गुड क्या काम करता है, तो बॉय के पहले आ रहा है। अच्छा सम बॉयज, कितने बॉयज, कुछ बॉयज, तो नाउन के पहले आ रहा है ना कुछ, तो कुछ किसके बारे में बता रहा है, बॉयज का, तो बॉयज की संख्या हो गई, संख्यावाचक विशेषण। क्यों
अच्छा, क्या होता है हिंदी में, कौन सा विशेषण बोलते हैं? अनिश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण, है ना, सिंपली। तो ये संख्या को बताएगा तो संख्यावाचक विशेषण यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव्स कहा जाएगा। और अगर सम सुगर लिखा होता तो यहाँ कहा जाता है इसको मात्रात्मक विशेषण, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कैसा, न्यूमेरल एडजेक्टिव, नाउन के पहले आ रहा है ना, समझ गए, ऐसे हम लिख दिया। चलो अच्छा, आसान बताओ। मिस्टर शर्मा इज एन, सबको सब इस सेंटेंस को लिखो, साथ में उसके नीचे लिखते जाओ कौन सा वर्ड क्या काम हो रहा है, पूरे सेंटेंस में लिखना है। मिस्टर शर्मा इज एन एक्सट्रीमली काइंड मैन। इसमें हर वर्ड के नीचे आपको लिखना है नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, पूरा लिखिए डिटेल में। मिस्टर शर्मा इज एन एक्सट्रीमली काइंड मैन। मिस्टर शर्मा इज एन एक्सट्रीमली काइंड मैन, हर वर्ड के नीचे उसका, अभी तो ऊपर हम लोग नहीं लिख रहे थे, अब नाउन प्रोनाउन वर्ब जितने वर्ड लिखेंगे हर वर्ड का नाम लिखना है आप। कीप फास्ट। नाउन हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। वर्ब हो जाएगा, हम्म। प्रोनाउन हो जाएगा, काइंड एडजेक्टिव हो जाएगा, मैन नहीं। एंड छूट गया। वेरी गुड। ये नाउन हो गया, वर्ब हो गया, ये आर्टिकल हो गया, और ये मैन फिर नाउन हो गया। मैन कैसा है, काइंड है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। कितना काइंड है, समझ गए? तो ऐसे सेंटेंसेस आप लोग लिख करके हर वर्ड के नीचे नाम आपको लिखना है। अच्छा, सम में तो सम एडजेक्टिव हो गया था, इसमें बॉयज क्या था? इसमें बॉयज नाउन था, आर क्या था? वर्ब हेल्पिंग। अनहेल्दी क्या होगा? हाँ, सम बॉयज आर अनहेल्दी, बॉयज कैसे हैं, एडजेक्टिव हो जाएगा। हाँ हाँ, आर वर्ब हो जाएगा। हम्म, सही कह रहे हैं, कोई भी हो सकता है, कौन हो सकता है? हाँ, शर्मा जितने लोग हैं तो शर्मा उनका नाम रखा गया है कि शर्मा कोई और चीज होती है, नाम ही नहीं है। क्या है वो? शर्मा है, शर्मा नाम हुआ नहीं हुआ? क्या और कौन क्वेश्चन करने पर जो भी मिलेगा वो क्या होगा, नाउन होगा। शर्मा जी, वो शर्मा इतनी बड़ी चीज है। शर्मा इतनी, जो लोग पूजा पाठ करते होंगे शायद जानते होंगे, करना शुरू किए नहीं अभी पूजा वूजा? पूजा करते हो नहीं करते हो कभी? हाँ, पूजा रोज करते हैं। संकल्प लेना जानते हो? तो तो जब संकल्प लेते हैं, संकल्प पंडित जी लोग करवाते हैं, तो उसमें अपना गोत्र वगैरह बोला जाता है, तो जितने मतलब ब्राह्मण लोग हैं वो शर्मा बोलते हैं। जितने ब्राह्मण लोग हैं सबको शर्मा बोलना है। हाँ, अमुक शर्मा करके फिर बाद में अपना कुछ भी बोल सकते हो। तो सबके सब शर्मा हो गए, बाकी सभी वर्मा, ऐसा कुछ है। अरे बहुत बड़ी चीज है ये सब सारी चीजें, भी अपना बड़ा अपना इतिहास रखता है। तो लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखता हूँ और उसी सेंटेंस में पूरा पार्ट स्पीच के दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं 3D में। क्या था वो सेंटेंस? लिखते हैं, ए ब्राउन हार्स jumped into the river, jumped into the river and he crossed it easily. इजीली है ऐसा, तो मैंने हॉर्स को मेल मानते हुए लिख दिया है उसके बदले, समझने के लिए। और इसमें हर वर्ड के नीचे आप लोग लिख के देखो कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है।
तो आप समझ जाओगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिला के ही ग्रामर बना है, सेंटेंसेस बने हैं, अलग कुछ भी नहीं है। आपने क्या लिखा? इजली लाओ फिर से इस पे लिख देते हैं। चलिए एक बार सब लोग अपने आप से सबका नाम लिखेंगे, हर वर्ड का नाम लिखें जिससे प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए इसको लिखा हूं। अपने आप से लिखिए, भले ही गलत लिखिए लेकिन लिखिए, पहले लिख डालो पूरा, सबके नाम लिख डालो, उसके नीचे हर एक वर्ड का नाम लिख दो, क्या नाउन है क्या प्रोनाउन है। अगर समस्या आए तो मेरी हेल्प लो। हो गया, चलिए। तो इसमें एक आम क्या काम कर रहा है, आर्टिकल वेरी गुड, ब्राउन वेरी गुड, हॉर्स नाउन वेल डन, जम्प्ड वर्ब इनटू द रिवर नाउन एंड he crossed it, किसको, he crossed it, उसने इसको क्रॉस किया, किसको, रिवर को, तो रिवर के बदले इट, इजली। अब जरा चेक करो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं इसमें, चेक करिए सारे आ रहे हैं, कोई छूट तो नहीं रहा है, आर्टिकल से लेकर एडवर्ब तक पूरा, बस एक ही सेंटेंस में सब कवर कर लिया आपने। क्या कर रहे हो अभी, आप क्या कर रहे हो अभी, लिख रहे हो कि पढ़ रहे हो कि मुझे सुन रहे हो, तो ये सब वर्ब है, जो कर रहे हैं वर्ब है, क्या कर रहे हैं, वर्ब में जाओ पीछे, जहां वर्ब सर्किल किया था, जहां वर्ब सर्किल किया था, हाँ, तो वहां पर जाइए और अच्छा वर्ब यूज करते हैं, वहां पर लिखिए क्या हो रहा है, एक्शन वर्ड या वर्क लिखा है तो उसमें लिखो क्या हो रहा है, जो हो रहा है वही वर्ब होगा, जो हो रहा है वही क्या होगा, वर्ब होगा। अब बताइए कोई डाउट इसमें, इसमें किसी को डाउट है, नहीं ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इस पर प्रैक्टिस करोगे, अब कम से कम 10 सेंटेंस आप लोग बनाइएगा, प्रीवियस ईयर पेपर के ही उठाओ, 10 सेंटेंस है, जिसपे पेज छोड़ लो, सीधे थोड़ा पेज छोड़ लो और 10 लाइन्स लिखिए, और 10 लाइन्स में हर वर्ड के नीचे डिफाइन करिए ये वर्ड काम क्या कर रहा है, नाउन का, वर्ब का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, प्रेपोजिशन का, कर सकते हैं सब, तो आज करिएगा जाके, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए हम लोग, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कुछ इसके पहले पढ़े हैं, नाउन प्रोनाउन आर्टिकल ये सब पढ़े हैं ना पहले, कुछ कुछ पढ़े नहीं पढ़े हैं, या टेंस वगैरह से स्टार्ट करें, वर्ब टेंस से स्टार्ट करें, एग्जाम ओरिएंटेड अगर देखा जाए तो सबके सब देख रहे हो, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच लग करके सेंटेंस बनता है, इसमें से अगर एक भी नहीं पढ़े हो तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, कर भी क्या सकते हैं, पढ़ना तो पूरा है। इसके पहले शायद नाउन पढ़ाया गया है कुछ, क्या क्लास में पढ़ाया गया था आपको, स्टार्टिंग क्लास में नहीं आया था, चलो कोई नहीं, पढ़ना तो सब है। तो स्टार्टिंग से तो है ही, सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया था, फिर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की समरी करवाया है, और फिर इसके बाद में हम लोग कहिए तो नाउन स्टार्ट करें, नाउन प्रोनाउन पढ़ें, या वर्ब से रिलेटेड करें, वर्ब पूरे टेंस की जड़ है, अगर नाउन प्रोनाउन पहचान लेते हो, कुछ कर लेते हो उसमें, लेकिन नाउन से भी तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। चलो स्टार्ट से पढ़ते, चलो अब मैं स्टार्ट करूंगा नाउन।
ठीक है, नाउन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की समरी देख ही लिया है सब लोगों ने, क्यों? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई डाउट है तो मेरी हेल्प ले सकते हैं। नाउन क्या है? फिर वही बता रहे हो, मतलब मेरा बताया हुआ तुरंत मेरे सामने ही बेकार कर दिया। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो एनिमल कहाँ गया? हमारी फीलिंग्स जो आपसे जुड़ी हैं वो कहाँ गई? हाँ, सब गायब कर दिया तुरंत। अरे एक शब्द में बताओ, एवरी नेम इज नाउन, इसलिए हमने उस डेफिनेशन की नाम ही नहीं ली है। मैं भी बचपन में ही बताता था, ठीक है, बट उससे काम नहीं चलने वाला, वो बताने के लिए होती हैं। कहते हैं ना, कौन सी कहावत है कि दिखावे के कुछ और होते हैं, दान के कुछ और होते हैं। हाँ, अच्छा, खाने के कुछ और होते हैं, दिखावे के कुछ और होते हैं, वही हाल है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, वैसे आप कह सकते हो कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए पढ़ना कुछ और होता है, और हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेज में कुछ और पढ़ाया जाता है। बिल्कुल फैक्ट है, चाहे आप पीएचडी कर डालो तब भी आके यहाँ छोटे से एग्जाम में यूपी टेट में फेल हो जाओगे। आगे नाम के डॉक्टर लगा है, और फेल हो जाओगे। तो बड़े भैया भी हमारे प्रधानाध्यापक हैं स्कूल में, तो कुछ साल रिटायरमेंट का बचा है, तो यूपी टेट कंपलसरी कर ही दिया। तो कुछ साल क्या, करीब उनका 10 से 12 साल होगा वही रिटायरमेंट में। अब वो कह यार टेट कौन क्वालिफाई करेगा, इतने दिन हो गए हमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, केवल नॉवल पढ़ता था पहले, वो भी बंद कर दिया हूँ पढ़ना। हिंदी में नॉवल पढ़ते थे, वो भी बंद कर दिए। मुझसे तो नहीं हो पाएगा। हम कहा कुछ है ही नहीं। हाँ, आप मुझसे बातें करो, हो जाएगा, रोज बातें करा करो, 10 मिनट बातें करोगे तभी हो जाएगा। कहा, अच्छा, जानता हूँ कितना पढ़ते हो तुम। तो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मैंने एक हमारे पास पैरामाउंट की जो बुक बताया था ना, आई थी, बहुत बेहतरीन बुक थी, तो उठा के घर पर भिजवा दिया। हम कहा रोजिए अगर टाइम आपको मिले तो मात्र आधा घंटे इसको पढ़िएगा, और जहां डाउट हो मुझसे पूछ लीजिएगा, अब मुझे अपना टीचर बनाना सही हो जाएगा। तो कहे कल रात में करीब 9 बजे पहुंचे, कहे वहां गया था, इस फंक्शन में गया था, वहां गया था, ये देखो वो देखो, पढ़ने का टाइम ही नहीं, कब पढ़ा जाए। तो हमका कोचिंग ज्वाइन कर लो, जो छोटे लड़के पढ़ा रहे हैं वहां पर उनको मैं फोन कर दूंगा, आपको पढ़ा देंगे। हम्म, इवनिंग टाइम में, हाँ इवनिंग टाइम पूरा बैच लगभग टीचर्स का ही है। तो उनसे भी कहा कि अब उसके लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है, 1 घंटे पढ़ने का भी टाइम नहीं है, ये कह रहे हैं। हम कहा तुम घर पर पढ़िए, बता रहा हूँ, बताता रहूंगा, पढ़िए, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं क्वालिफाई करा सकता आपको। हाँ, कॉमन सेंस है। सीटेट में तो कुछ है ही नहीं, समझ लो, कॉमन सेंस है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है पूरा। हाँ, पेडागोजी में दिमाग लगाओ, अगर टीचिंग करने का अनुभव है। मैं बताऊं अपना जो टीचिंग का अनुभव है, मैं 2 साल रेगुलर बीएड किया हूँ, और रेगुलर बीएड में जो दूसरे कॉलेज से प्रोफेसर आते हैं ना वाइवा लेने, केवल वो देने गया हूँ मैं। और वो लोग यही पूछ रहे थे क्या यही लड़का क्लास करता था क्या रेगुलर बीएड में? सब लोग हंस रहे थे, बोले क्या कि ये किसी तरह से यही वाइवा देने आया है छुट्टी लेकर के। एग्जाम देने बीएड का पहुंचा, दूसरे सेंटर गया, दूसरे कॉलेज पे। अब मेरे पास एडमिट कार्ड ही नहीं है, लाने तक नहीं जा पाया था। मेरी क्लास थी वहाँ मुरादाबाद, 2 क्लास देता था, 2 क्लास बरेली, 2 क्लास लखनऊ, फिर भाग करके जाता था अपने कॉलेज पेपर देने। तो वहीं पर एडमिट कार्ड लिए कॉलेज के टीचर खड़े थे, फोन कर दिया था नेताजी को, नेताजी का कॉलेज, वो कह रही है जाओ उसका एडमिट कार्ड दो। अब बीएड में लिखूं क्या, एक और समस्या। पढ़ने का टाइम हो तब ना, तो वही जो इजी नोट्स आते हैं पतले वाले, वही ट्रेन में कहीं बस में खोल लिया, क्या लिखा है, तो उनके जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उन्हीं का नाम याद कर लेता था मैं, उनके अनुसार ना उनका रहता था, अनुसार मेरा रहता था, और उसको हाईलाइट कर देता था। दोस्तों करीब 76% नंबर दिए हैं मुझे, 76% नंबर मिला है बीएड में, रेगुलर बीएड में। और जो आइबा जो देते हैं, दूसरे प्रोफेसर से पढ़वाए थे, बोर्ड पे पढ़वा के देखे थे, उसमें 200 में से 197, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी 197, 197। हमका ये यूनिवर्सिटी वालों का वही हाल है, ज्यादा सैलरी पा रहे हैं, खा रहे हैं, मस्त हैं, कुछ भी लिख दो, कॉपी में पढ़ना है नहीं, नंबर दे देते हैं अच्छा सा। तो ये सीन है, लेकिन बस ये उसके बाद में बीएड फर्स्ट ईयर में ही अपेयर रहते हुए हमने सीटेट भरा था। तो सीटेट में प्रीवियस ईयर पेपर ले लिया, तो उसके लिए भी पढ़ने का टाइम नहीं मेरे पास। तो 4 से 5 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया था, और आराम से केवल उसे कॉमन सेंस ही सीटेट और यूपीटेट दोनों क्वालिफाई हो गया था, अपेयर रहते हुए दोबारा भरने की जरूरत नहीं पड़ी 21 वाले में, लास्ट वाले में। बट उसका यूज क्या है मेरे पास, अब यही सोच रहा हूँ यूज कहाँ पर है बीएड वालों के लिए। तो वही लेक्चरर में दिखा जाएगा, अगर जरूरत होगी तो उसकी ठीक है। तो फोकस कर रहा हूँ मैं लेक्चरर को।
कभी कभार पढ़ लेता हूँ, आपकी तरह मैं भी हूँ, डोंट वरी। साथ देने वाला हूँ। लेकिन बस हमारे साथ क्या है कि मैं पढ़ाता बहुत हूँ। अगर मुझे दिन भर पढ़ाने के लिए कह दिया जाए तो दिन भर पढ़ाऊंगा। अभी पढ़ाऊंगा आपको, फिर दोपहर में जाऊंगा रिकॉर्डिंग करूंगा ध्येय आईएएस में, और उसके बाद में फिर शाम को डिफेंस एनडीए सीडीएस वालों को पढ़ाऊंगा। टीजीटी पीजीटी का बैच अलग बना रहा हूँ, पर चलो सब खेलते रहो, पढ़ाना ही है तो क्या है, होगा सो होगा, नहीं करते रहेंगे, हम टीचिंग तो कर ही रहे हैं। एक अच्छी बात मुझे और लगती है टीचिंग में कि अगर पढ़ा दिया आपका स्टूडेंट, कहीं जाते हो दूसरे शहर में और मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है, बताता इस पोस्ट पर हूँ, तब बहुत अच्छा लगता है। वही है, करते रहो, टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन अगर इसमें एक बार आ गए तो निकल नहीं पाओगे, ये भी बता दो आपको, कभी भी निकल नहीं पाओगे। रिटायरमेंट के बाद में भी 1 घंटे पढ़ाओगे कि चलो कोचिंग ही पढ़ा लेते हैं, ये सीन है, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। नए नए लोगों से मिलो, अच्छा अनुभव आता है। तो ये अनुभव ही का नाम ही तो क्या है, शिक्षा शास्त्र है, कि कैसे किस बच्चे को समझाएं। तो सीटेट यूपीटेट वाले, सीटेट वाले तो मैक्सिमम क्वेश्चन से ही पूछते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेडागोजी, और प्रीवियस ईयर पेपर का मिलता नहीं। यूपी टेट में तो पूरा प्रीवियस ईयर पेपर ही आ जाता है, 50 to 60% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर के आ जाएंगे, 40% केवल आपको दिमाग लगाना है, बस सीधे सीधे रहता है। तो ऐसे पढ़िए, जो बताया गया है पार्ट से स्पीड ढूंढना ना, इससे भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें से ये वर्ड क्या काम कर रहा है, इसलिए इसको बताया हूँ, इससे प्रैक्टिस करिएगा। तो प्रैक्टिकल अप्रोच अपना लगाओगे, कोई सेंटेंस पढ़ोगे तो आसानी से आ जाएगा। अब अगर बात करें नाउन की, फिर से आ जाओ, प्रैक्टिकल अप्रोच में चलेंगे, भाषा है तो नाउन क्या है, एवरी नेम इज नाउन, चाहे जिसका नाम हो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में नाउन क्या है, पॉलिसी नहीं है, ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है। ऑनेस्टी क्या है, क्या है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को क्या बताया गया है, तो भी नाउन हुआ नहीं हुआ, ऑनेस्टी सब्जेक्ट है, पॉलिसी ऑब्जेक्ट। माय गॉड, बहुत तेज पटका आपने, गोरिल्ला ग्लास लगाया है क्या? लगता है गोरिल्ला ग्लास लगाया ये जो आता है। चलो, तो ये हो गया नाउन, ठीक है ना, हर एक नाम को नाउन कहते हैं। इसमें जो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इस पर जो क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इस पर ये फोकस करो, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो एक तो क्वेश्चंस आते हैं, नाउन जो है, नाउन का आपको सिंगुलर प्लूरल लर्न करना पड़ेगा, सिंगुलर प्लूरल, और प्लस उसके साथ में वर्ब कैसे आएगी ये भी याद देखना पड़ेगा। अब दूसरा याद करना है, नाउन का कुछ जेंडर, कुछ क्वेश्चन में कल इवनिंग में स्टूडेंट दिखा था, जेंडर से नाउन और जेंडर के रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसका मेल फीमेल क्या है, ये भी थोड़ा हो सके तो याद कर डालो। तीसरा, अपॉस्ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बस ये पढ़ना है इसमें आपको, बट इसको पढ़ने के लिए अथाह है, अगर मैं नाउन 1 महीने भी पढ़ा जाए तब भी नहीं खत्म होने वाली, इतना है। बट मैं कोशिश करूंगा वो कि जो आपको ना आता हो, टू द पॉइंट ऑफ एग्जाम के वो वाला बताऊं। तो नाउन, यू नो वेरी वेल, एवरी नेम इज नाउन, हर एक नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, एवरी नेम इज नाउन। तो सबसे पहले, अब कोई भी ऊपर बता ही चुका हूं कौन सा नाम क्या होता है, तो हम बात कर लेते हैं भाई, फर्स्ट टाइप की नाउन कैसी होती है। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो टाइप में बात करेंगे प्रॉपर नाउन, हिंदी में क्या कहते हैं भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन व्यक्ति से लेना देना कुछ है नहीं, नाम ही केवल व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं, लेकिन व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है, निश्चित नाम से। जैसे इंडिया में हम लोग रहते हैं तो इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन, निश्चित नाम है, इसको 1 2 3 नहीं गिना जा सकता, गिनने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल या अंदा नहीं लगेगा, प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। हमने कहा ये हो गया लखनऊ, ये हो गया राम सीता लक्ष्मण, ये सब हो गया गीता सीता, ये हो गया क्या, प्रॉपर नाउन। निश्चित नाम को क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन, क्या कहेंगे, निश्चित नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे। हमने कहा अभिषेक शर्मा, तो अभिषेक होगा प्रॉपर नाउन। आज जैसे पूछे थे शर्मा, शर्मा भी कैसा नाउन है, तो शर्मा तो कोई भी हो सकता है, तो शर्मा कॉमन नाउन हो सकता है, शर्मा उनकी कैटेगरी होगी, समझ गए। तो इंडिया क्या है, छोटा बच्चा आपसे पूछा अंकल इंडिया क्या है, इंडिया प्रॉपर नाउन है। तो अब वो क्या जाने प्रॉपर नाउन का मानना, अभी तो छोटा है, छोटू 3 साल का,
तो पूछ रहा है इंडिया क्या है, तो आपने बताया कंट्री है, देश है। तो कहा, अरे इंडिया अगर कंट्री है तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, इंग्लैंड क्या है? कहेगा आपको ये भी नहीं आता, सब कंट्री कैसे हो सकते हैं, कैसे समझाओगे उसको? तो बताओगे जैसे तुम छोटू हो, ये गोलू है, वो है, तुम बॉय हो, ये भी बॉय हो, वो भी बॉय है, सब बॉय है ना। तो ये बॉय कैटेगरी हो गई है, बॉय है, गर्ल है, टीचर है, सिंगर, एक्टर है। तो जो कैटेगरी को, क्लास को डिनोट करेगा तो हो जाएगा कॉमन नाउन। कंट्री कोई भी हो सकती है लेकिन इंडिया एक ही है, लखनऊ एक ही है लेकिन सिटी या कैपिटल इसकी एक ही, ये सिटी कोई भी हो सकती है। राम बॉय भी हो सकता है, टीचर, सिंगर, एक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सो यू कैन से कि जो पर्टिकुलर नेम होते हैं, किसी का पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाम, ऐसे लिख दिया हमने, पर्टिकुलर नाम या किसी एक का निश्चित नाम क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। पहचान पाओगे? यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं कि नाउन क्या है, उसकी डेफिनेशन या उसके टाइप। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नाउन पहचानना है, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन, कौन सा कलेक्टिव, कौन सा मटेरियल, सिलेबस में ये है। नाउन के डेफिनेशन और टाइप नहीं है, नाउन को पहचानना है। पहचान पाओगे? तो स्पेसिफिक नाम को कहेंगे प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन किस कैटेगरी में आता है? तो जगह कैटेगरी और क्लास को डिनोट करने के लिए, कैटेगरी या क्लास को डिनोट करने के लिए जिस वर्ड का यूज करोगे हो जाएगा कॉमन नाउन। तो बुक में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन तो लिखा रहता है, लेकिन ये जो रेड में लिखा है ये नहीं लिखा रहता है ना। ये अपने आप पढ़ना होता है, कंपटीशन के लिए होता है, ऊपर वाले स्कूल के लिए होता है। यही डिफरेंस है कंपटीशन में और इसमें। तो प्रॉपर नाउन निश्चित नाम, कॉमन नाउन हो गया जो कैटेगरी को डिनोट करेगा। तीसरा होता है भाई कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, जानते होंगे आप लोग। ये क्या डिनोट करता है? जैसे क्लास हो गया, टीम हो गया, ग्रुप हो गया, हार्ड हो गया, यानी जो भी चीज ग्रुप में व्यक्त की जाएगी वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो इट शोज अ ग्रुप, ये क्या होता है? एक तरह से एक ग्रुप का नाम, किसी ग्रुप का नाम ही कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। यानी एक एक को इकट्ठा किया गया, एक समूह बनाया गया हो, एक ग्रुप बनाया गया हो, ग्रुप का कोई नाम रख दिया गया हो, उसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अगला है मटेरियल नाउन्स। मटेरियल मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ मतलब होता है जैसे धूल का एक कण, चीनी, मिट्टी, पानी, है ना। इसको एक दो तीन चार डायरेक्ट नहीं गिन सकते, जिसको डायरेक्ट नहीं गिन सकते वो होगा मटेरियल नाउन। इट इज रिलेटेड टू मैटर। मैटर मतलब होता है, जो फिजिक्स पढ़े हैं जानते होंगे मैटर क्या है, एक मॉलिक्यूल क्या है। हम्म, जैसे मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। जैसे हमने कह दिया शुगर, सॉल्ट, गोल्ड, कॉटन, ये सब क्या हो जाएंगे? मटेरियल नाउन। एंड पांचवें की जरूरत पड़ती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब्स्ट्रैक्ट ये पदार्थवाचक संज्ञा, और इसको कहते हैं भाई भाववाचक संज्ञा, जो भाव को, फीलिंग को व्यक्त करे, जिसको हम ना देख सकें ना छू सकें, ओनली फील कर सकें। जस्ट लाइक लव, हेट, सिंपैथी, ऑनेस्टी। इनको देखा छुआ नहीं, महसूस किया नहीं, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे ऑनेस्टी हो गया, सिंपैथी हो गया, लव हो गया, फेयर केयर हो गया, ये सब क्या होंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब ये क्या शो करता है? फीलिंग्स को। इक्वल टू यहाँ पे लिख दो फीलिंग्स को जो डिनोट करे वो हो जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, बताइए। अब दोस्तों मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक नाम और होता है, इसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। इसी को अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। ज्यादा ना पढ़ना पड़े तो आप सीधे देसी भाषा में ऐसे बना लो। इन दोनों का एक नाम और होता है अनकाउंटेबल नाउन्स, मतलब ऐसे नाउन जिनको गिना ना जा सके। गिना ना जा सके मतलब एक दो तीन चार पांच डायरेक्टली ना कह सके। तो खुद फील करिएगा कि जिस नाउन को डायरेक्टली एक दो तीन चार पांच नहीं कह सकते हैं, उनका ना तो कोई प्लूरल फॉर्म बनेगा और ना ही कोई आर्टिकल आएगा। लो यहां से भी क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। ना तो इनका प्लूरल फॉर्म बनेगा और ना ही इनके पहले कोई आर्टिकल आएगा। ऐसे दोस्तों कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन्स है। कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, इसको कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स, इसको गिन सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है?
बहुत बोरिंग तो नहीं लग रहा, बताओ। तो काउंटेबल नाउन्स, तो काउंटेबल नाउन जो होते हैं भाई जिसको गिन सकते हैं वही उसी का केवल प्लूरल फॉर्म बनता है, उसी के पहले आर्टिकल ए एंड द लगा सकते हो। काउंटेबल नाउन से काउंटेबल नाउन का ही 1 2 3 4 गिन के देखो, सिंगुलर काउंटेबल का ही सिंगुलर प्लुरल दोनों बनेगा, और इन्हीं का सिंगुलर प्लुरल बनता है, और इन्हीं का प्लुरल किसका बनता है जिसको 1 2 3 4 गिन सको। सिंगुलर से ही तो प्लुरल बनाओगे, जैसे सिटी है तो सिटी का प्लुरल फॉर्म सिटीज, कंट्री तो कंट्रीज, और ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। अनकाउंटेबल मतलब जैसे शुगर है तो शुगर्स नहीं लिख सकते, अगर लिखा शुगर्स आर डर्टी, सेंटेंस में आ गया पूछा गया इसमें कॉमन एरर बताइए, तो क्या शुगर्स लिख सकते हैं? नहीं, तो क्या हो जाएगा, शुगर ही रहेगा ना, आर होगा इज होगा, इज रहेगा। समझ गए? तो इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, नेक्स्ट डे इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पार्टेक करेंगे हम लोग। तो आज पूरे सेंटेंस लिखिएगा, उसमें सबको डिफाइन करिएगा कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। आई होप आज लगातार कुछ सीखा है आपने, ठीक है ना, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ डाला। आपका क्या नाम है? बात से बचा है। तो प्रभाकर जी बताओ, ये कौन से नाउन में आएगा, प्रभाकर कौन सा नाउन होगा? कैटेगरी बताओ इसकी, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर नाउन, इसका प्लुरल फॉर्म बनाओ। आर्टिकल लगाओ, आज घर पर लगा के देखिएगा, आज घर पर जाओ पेपर पर लिखो, हर तरह से अपना नाम का यूज करते एग्जाम्पल्स बनाओ और डिफाइन करना, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बताना, ठीक है। किसका प्लुरल सर बन रहा है तो बताओ, प्रभाकर में आर लगा दें तो प्रॉपर नाउन है, बताया ना, निश्चित नाम है, तो इसका कोई प्लुरल फॉर्म नहीं बनेगा, इसके पहले आर्टिकल भी नहीं लगेगी। एक एक्सेप्शन होता है, अगर आर्टिकल लगा दोगे तो कॉमन नाउन बन जाएगा, डिफाइन करेंगे अगली बार, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चंस लगा के आइएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।